अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में खुश आमदीद। मैं हूँ बाबर रवान साहब के साथ अलीना इलियास। बाबर साहब, आज का मौजू क्या है और आज की बड़ी खबर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट कौमी नुक्ता नज़र से, उनके रीजनल असरात भी हैं, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस भी, रेमिफिकेशंस भी, पाकिस्तान के लिए ख़दशात भी, पाकिस्तान के लिए ख़तरात भी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात और है। पाकिस्तान में एक लिटिगेशन होने जा रही है, पहली दफ़ा बहुत बड़ी लिटिगेशन होने जा रही है। और उस लिटिगेशन को इस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुकूमत एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह इमरान खान को लिटिगेशन में घसीटने जा रही है। लिटिगेशन क्या है? लिटिगेशन ये है कि आपको पता ही है रायविंड वालों को अरबों से उनके क्या ताल्लुकात हैं। मैंने कल कहा था एन वाले हों या अलिफ वाले हों, रुपए वाले हों या डॉलर वाले हों या रियाल वाले हों या गनई उसको कहते हैं मिस्र में उस वाले। पहले अब्बा जी ने कहा कि आपने हमारी बड़ी बेइज्जती की, 10 अरब रुपए का हम पे इल्ज़ाम लगा, हम डील नहीं करते। बिल्कुल। उसके बाद बेटे ने कहा कि अब्बा जी अगर 10 अरब कमा के चले गए तो मैं तो रह गया ना पीछे। उसने भी एक नोटिस जारी कर दिया और कहा कि आपने हमारी मजीद बेइज्जती कर दी, इसलिए 10 अरब आप हमें देंगे। अभी औलाद और बेगमात अगर शुरू होगी तो पता नहीं कितने अरब के और किससे आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो MNA साहब हैं, जो साहबजादे हैं, इनका करप्शन के बारे में अपनी जाती राय क्या है, ये आप अगर सुनवा सकें कौम को, ताकि बात पर्सपेक्टिव में चली जाए। फिर हम इमरान पे जाते हैं, फिर हम अब्बा पे जाते हैं और फिर हम जाएंगे उसके बाद गॉड फादर की एक खास चीज है हमारे पास वीडियो की शक्ल में, वो भी हम दिखाएंगे ऑफर किस तरह की जाती है। जी हमजा शहबाज शरीफ साहब की चलाएं जी। मेरे बच्चों, पाकिस्तान भी जरूरी है। करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, लेकिन एहतसाब अवाम करते हैं। ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक करेगा। जी बाबर साहब, ये किन के बच्चों की बात कर रहे हैं? अवाम के या अपने बच्चों की बात हो रही है? ये जो हमजा साहब ने दो उन्होंने बड़ी सीधी बात की है जी। उन्होंने पहली बात ये की कि करप्शन और पाकिस्तान दोनों चलते रहने चाहिए, रीत कायम रहनी चाहिए। और करप्शन वो समझ रहे थे कि उनका एक लेजिटिमेट राइट जिस तरह होता है, इस तरह की उन्होंने ये देखे ना, उस पर तबसरे की जरूरत ही नहीं है, वो कह रहे थे खास। दूसरा जो अवाम के बच्चे हैं वो तो दरमियान में आते नहीं। अवाम के बच्चों ने क्या करप्शन करनी है? अवाम का बच्चा क्लर्क भर्ती होता है, पटवारी होता है, अवाम का बच्चा पुलिस में कांस्टेबल होता है, रोज पकड़े जाते हैं, रोज सजाएं होती हैं, रोज नौकरियों से निकाले जाते हैं, रोज बेरोजगारियां होती हैं, लोग घरों के चूल्हे बंद कर देते हैं। ये एक पहलू था। अच्छा, अब ये जो 10 अरब रुपए कहते हैं मेरी बेइज्जती हो गई, इनके जो अब्बा जी हैं वो भी 10 अरब रुपए मांग रहे हैं। अच्छा, अभी तो बाकी आना है ना जी, फैमिली ने आना है कि कितने कितने अरब किस किस को चाहिए। वो समझते हैं कि घर बेच के इमरान साहब को चाहिए कि फौरी तौर पे अरबों रुपए इनकी खिदमत में या कुछ चंदा जमा करके इनकी खिदमत में पेश कर देने चाहिए। जो अब्बा जी की हिस्ट्री है वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई टेडी पैसा, कोई देला जो पाकिस्तान बनने से पहले ख़त्म हो गया था, देला, वो कोई करप्शन साबित नहीं कर सकता। अच्छा, ये राना मशहूद साहब के बारे में भी एक वीडियो है, अगर आप इजाजत दें, किसके कहने पे वो करप्शन करते हैं, कैसे करते हैं, अगर इजाजत दे तो मैं चला दूं। जी सर, राना मशहूद साहब की दिखाइएगा वीडियो। आपने ये कहा कि वो आप उनको दे दें, उनको कहा वो गली में देने के लिए, उनको दे दें। 7 लाख तक की बात हुई, तो वो 7 लाख की बात हुई, जब मुस्लिम लीग होता है ना, ये जैसे कि मैंने आपको जो भी आपने निकल दिया खुद से दोनों, एक मुस्लिम लीग हाउस और बंद, एक मियाँ साहब का जो घर को गिरा के आप देखें कैसा कभी गुजरा, तो 23 मार्च उसकी ओपनिंग है। जी बाबर साहब, क्या आसिम मलिक, क्या यूथ फेस्टिवल, और क्या राना साहब, और क्या शहबाज शरीफ साहब? कोई तबसरा नहीं है। कल जब हमारे शो का टाइम ख़त्म हुआ, इख्तलाफी नोट से हम उठे, तो इमरान खान ने जलसा किया सरगोदा में, शाहीनों के शहर में। बिल्कुल। उस जलसे में बात की, लेकिन आज मुझे दिन को उनका फ़ोन आया था और फ़ोन किसी और मकसद के लिए था। उसमें से जो बताने वाली गुफ्तगू है, उन्होंने कहा जी कि पिछले जलसे के
ہم نے دونوں کے ہمارے اس جلسے نے ریکارڈ توڑ دیے, اس قدر مخلوق تھی. ایک اور بات انہوں نے بڑی عجیب کی, وہ کہنے لگے کہ لوگ سارا دن ووٹ ڈالتے رہے چکوال میں پی ٹی آئی کو اور رزلٹ نکلا گلو لیگ کے حق میں. انہوں نے کچھ تفصیلات بتائی جو کسی وقت میں آپ لوگوں سے پھر شیئر کروں گا. بہت امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی ہیں, وہ پروفز کی شکل میں ہیں, اور پروفز کو میں نے کہا کہ کوئی ویڈیوز اگر اور مل جائیں تو پھر وہ پروفز ہم قوم کے سامنے پیش کریں گے. لیکن عمران خان نے جو کہا ہے وہ بتائیے تاکہ ہم جا سکیں. گاڈ فادر کا پوری قوم انتظار کر رہی ہے, کوئی ان کے جانے کا انتظار کر رہا ہے, کوئی ان کی ویڈیو دیکھنے کا انتظار کر رہا ہے. ویڈیو دکھائیں گے گاڈ فادر کی. عمران خان صاحب کی کیا کہا ہے انہوں نے؟ جو بھی نواز شریف کو چیلنج کرتا ہے یا یہ اس کے خلاف کوئی کیس چلا دیتا ہے یا اس کو خریدتا ہے. خریدنے کی کوشش تو اس نے مجھے کی, اور خریدنے کی کوشش اس نے کس کو نہیں کی. ساری زندگی اس نے لوگوں کے ضمیر خریدے ہیں. سر کس طرف اشارہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ ساری زندگی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جس طرف ساری زندگی انہوں نے پیسے پہلے بنائے اور پھر پیسے لگائے, پھر پیسے لگانے کے بعد مزید کمائے, وہ پیسے بڑھائے, بیرون ملک پہنچائے, اور پھر اپنی اوورسیز جائیدادوں میں لگے. اس وقت پوری تسلی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی ریاست ان کے مقابلے میں غریب ہے. پاکستان کے پاس اتنا زر مبادلہ نہیں ہے جتنا ان کے پاس زر مبادلہ بیرون ملک پڑا ہوا ہے. اچھا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں, میں معاشیات کا طالب علم, ماسٹرز کیا میں نے پہلا اسی میں, اس کا تردید کا ایک حق ہے ان کے پاس. تردید کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی جائیدادیں باہر بیچیں, پاکستان میں لائیں. اگر پاکستان سے زیادہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوئے, پاکستان سے زیادہ ڈالر نہیں ہوئے ان کے پاس, اور پاکستان سے زیادہ ان کے پاس رقم نہ نکلی, تو پھر مجھے پوچھ لیجئے گا, میں بھی یہاں ہوں, آپ بھی یہاں ہیں. لیکن یہ کام خود نہیں کریں گے, آسانی سے نہیں کریں گے. عمران نے کہا کہ نواز شریف نے مجھے خریدنے کی کوشش کی, مجھے آفر کی. اس نے کس کو آفر نہیں کی؟ کون ہے جس کو آفر نہیں کی؟ اس پہ گاڈ فادر نے کیا کہا؟ آئیے ذرا دکھاتے ہیں عوام کو, ذرا دکھائیے گا جی پلیز. Sir, this is Richard, who's come from Australia, 60 minutes. Prime Minister, great pleasure to meet you. Welcome to Pakistan. Thank you very much indeed. Is it your first visit? Yeah, no, second. Are you proud of the young boy? Oh yes, they've done extremely well. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. جی بابر صاحب, دکھا دیا ہم نے عوام کو کیسے دیکھ آفر کراتے پھر رہے لیجئے ہیں. کہ میں نے ان کو بہت دفعہ آفر کی, پہلے بھی آفر کی تھی, میری آفر آج بھی ویلڈ ہے. آفر کرنے کی عادت پرائم منسٹر صاحب, اب جانے دیجئے. آفر کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں, سارے آفر قبول کرنے والے نہیں ہوتے. سب سے بڑا مسئلہ آج کا کیا ہے پاکستان کا؟ کیا؟ پاکستان کے خلاف بھارت کا مقدمہ, اس لیے کہ اس نے پے سیٹ کرنی ہے. کیا پاکستان ایک آئینی ملک ہے؟ کیا پاکستان ایک خود مختار ملک ہے؟ کیا پاکستان کی سالمیت کا تحفظ کرنے کے ہم قابل ہیں؟ کیا پاکستان کے ادارے پاکستان کے مقدمے کا دفاع کر سکتے ہیں؟ اور کلبھوشن کو کیسے خیال آیا؟ اس کو کون لے کے گیا؟ کس نے اس کے کان میں پھونک ماری؟ کس نے مشورہ دیا کہ آپ اس معاملے کو بین الاقوامی انصاف کی عدالت میں لے کے جائیے گا؟ یہ ہیں وہ موضوع جس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں اور بھی ہیں جو میں تھوڑا سا بعد میں ریویل کروں گا. میں پہلے اس موضوع کو ڈیل کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پکڑا گیا پچھلے سال اپریل میں, چابہار سے یہ آ رہا تھا, اور یہ پکڑا گیا پاکستان کی سرزمین پہ, اور یہ گرفتار ہوا بطور جاسوس, اور اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں 2026 میں جا کے غالباً if I'm not forgetting, لیکن 2020 کے بعد کی اس نے کہی ہے کہ میں جا کے میری ریٹائرمنٹ ہوگی میچور. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس نے کہا کہ میں ایک جیلی شناخت کے اوپر چابہار میں بیٹھا ہوا تھا اور میں ایک چلا رہا تھا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی مہم. اس کے لیے میں نے مختلف علاقوں کے دورے کیے. اس نے کراچی کا بھی نام لیا اور جگہوں کا بھی اس نے نام لیا. اس نے کہا میں نے منظم کیے وہاں پہ نیٹ ورک, اپنے سلیپنگ سیل بنائے جن کے ذریعے سے میں یہ سارا کام کرتا رہا. شروع میں جو ہی یہ پکڑا گیا, ذرا بھارت کا موقف جان لیجئے گا. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کلبھوشن کو نہیں جانتے, پھر انہوں نے کہا کہ کلبھوشن پکڑا گیا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ وہ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہے. ان کی نیوی نے کہا وہ ہمارا آفیسر ہے. اس نے خود کہا کہ میں سرونگ آفیسر ہوں. یہ تھا 5 نکات پہ مشتمل بھارت کا ابتدائی ری ایکشن. اب اس سال میں آ جائیے.
اس سال میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو لیک ہو گیا ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں ہندوستان میں. وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر وہاں ہمارا ایسٹ ہے, ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نواز شریف پہ, اس لیے ہمیں امید ہے کہ وہ کلبھوشن کو نکالنے کا کوئی راستہ ہمیں ضرور دیں گے. راستہ ہمیں ضرور دیں گے. تو راستہ ہمیں ضرور دیں گے. مجھے میں میٹنگ میں نہیں بیٹھا ہوا تھا, میں سازشی تھیوری پیش کرنے پہ یقین نہیں رکھتا. میں آپ کے سامنے اس کو کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس, میں قوم کے سامنے واقعاتی شہادت رکھتا ہوں. 1 سال تک بھارت خاموش رہتا ہے, اپریل ٹو اپریل. بالکل. جنگلہ کنیکشن, مودی اور نواز صاحب کا جنگلہ کنیکشن, سجن, جندال کا جال. مجھے نہیں پتا کہ اس کا جیٹ افغانستان میں اڑنے سے پہلے کس ملک میں گیا تھا. ایران ہو سکتا ہے, I can't rule it out. اطلاعات بھی ہیں. ایک وہاں سے ہو کے آتا ہے افغانستان, افغانستان سے اڑتا ہے سیدھا اس کے پاس 2 شہروں کا, ایک لاہور کا جی اور ایک اسلام آباد کا اس کے پاس ہے ویزا. اسلام آباد میں 2 جو 5 ستارہ ہوٹل ہیں ان میں سے ایک 5 ستارہ ہوٹل کے اندر ان کے کمرے بک کروائے جاتے ہیں. کمرے بک ہوئے ہیں, بالکل. کوئی تردید کرے میری, کمرے بک ہو رہے ہیں یہاں, کمرے پڑے رہے خالی. ایک اطلاع یہ ہے کہ کیبنٹ ڈویژن والوں نے کرٹسی سے پک کیا نور خان ایئر بیس پنڈی, مری لے جایا گیا. دوسری اطلاع پروٹوکول 7 گاڑیاں, کچھ کہتے ہیں ہیلی کاپٹر میں مسافر اڑا, نیچے گاڑیاں خالی دوڑتی رہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں گاڑیوں کے اندر تھے موصوف. دونوں باتیں ہیں, کوئی بھی مان لیجئے. گاڑیاں کس کی تھی؟ اگین ریاست پاکستان کی. اس کی حیثیت کیا تھی؟ اس کے اوپر ٹویٹ جاری کیا سرکار نے, جو ان کا میڈیا سیل ہے اس کی انچارج صاحبہ نے, اور اس ٹویٹ میں یہ بات انہوں نے انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ بڑے پرانے دوست ہیں ابا جی کے, اور وہ پرانی دوستی کی وجہ سے آئے. 3 سوال شارٹلی. مری کا ویزا تھا؟ نہیں تھا. جو پاکستانی غلطی سے بکریاں چراتا ہوا بھی بالکل سیالکوٹ کے ساتھ باؤنڈری پہ, بالکل لاہور کے ساتھ باؤنڈری پہ, لائن آف کنٹرول پہ ایک دفعہ کراس کر کے بھارت کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کو وہ پکڑتے ہیں, وہ تو کبوتر کو نہیں چھوڑتے, بالکل ٹھیک, وہ اس کو گرفتار کرتے ہیں, وہ اس کو جیل بھیجتے ہیں, وہ اس کے خلاف مقدمہ بناتے ہیں, اس کا ایک ہوا بناتے ہیں. پاکستان سے ایک اور گھس بیٹھیا آ گیا. یہ گھس بیٹھیا مری میں جاتا ہے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ, یا ہوا میں اڑا یا ایک بوم پروف گاڑیوں کے انٹریج میں گیا. وہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہاں اندر کوئی بھی نہیں ہے. سول انٹیلیجنس ایجنسی مجھے معلوم نہیں, دوسری انٹیلیجنس ایجنسیاں باہر ہیں, ٹھیک, وہاں کی انتظامیہ باہر ہے, باہر ہے, پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار باہر ہیں, پاکستان میں سلامتی کا سوال اٹھانے والے عوام کی سلامتی سے لے کے اس ریاست کی سلامتی تک آپ میڈیا والے باہر ہیں, انفارمیشن والے باہر ہیں. گفتگو ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا کیا گفتگو ہوتی ہے. اس گفتگو کے بعد جب وہ جاتا ہے تو بھارت سے خبر آتی ہے, پاکستان سے خبر نہیں کوئی جاری ہوتی. بھارت سے خبر یہ آتی ہے کہ وہ گئے تھے ایک اہم مشن پہ. بیک ڈور ڈپلومیسی. مشن پہ ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس مشن کے بارے میں بتائیں, تھوڑا لوگوں کو بھی صبر کراتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو اختلافی نوٹ میں. فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جیسے ہی واپس آئیں گے بابر صاحب اس سوال کا جواب دیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ.
देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जी, इख्तलाफी नोट में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। मुझे ये बताइएगा, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है। वो ये आप बताने जा रहे हैं कि किसी मिशन पर हैं, तो भेजने वाले कौन हैं, मिशन क्या है और फिर किस तरीके से चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का दोस्त है जी, आता किस को मिलने के लिए? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। तो भेजने वाला कौन होगा? कोई SHO तो हो नहीं सकता, जाहिर है। और हिंदुस्तान की रियासत का मेहमान पाकिस्तान की रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास आता है और चीफ एग्जीक्यूटिव बोलते नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव का तर्जुमान बोला नहीं, वजारत खारजा बोली नहीं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बोली नहीं, वो तो कुछ और ही कह रही है। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन के ऑफिसर बोले नहीं, कोई भी नहीं बोला। नवाज शरीफ साहब अभी तक खामोश है। इससे ये सारे सवाल पैदा हुए। फिर क्या होता है, वो जो ही वापस जाता है आपको पता लगता है। टाइमिंग तरह देख लीजिएगा, कोइंसाइड किस तरह से करते हैं। इंडिया चला जाता है, एक तरीका होता है बचाने का, मुझे नहीं पता कौन बचा रहा है। तरीका बचाने का ये होता है कि आप कान में बता देते हैं। जब थानेदार जिसकी उसने हिमायत करनी हो ना,
उसको वो ऊंचा ऊंचा पहले डांटता है और उसके साथ वो एक झगड़े का तासुर पैदा करता है, कान में बताता है कि जनाब हम बरामदगी नहीं डालेंगे। कमाल करते हैं, जनाब FIR वाले बैठे हुए, हम 8 घंटे की डिले कर देंगे। तो 8 घंटे तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक केस तो गया। मैं ये इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब आज तक कलभूषण पे पहले नहीं बोले और उसके बाद सज्जन जंदाल के बारे में नहीं बोले, नवाज शरीफ साहब की जो मोदी की मीटिंग्स हुई हैं उनके बारे में नहीं बोले। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो बताने के में हर्ज क्या है जी? फिर बता दीजिए ना लोगों को। आप अगर छुपाएंगे तो उससे सवाल पैदा होंगे, आप अगर बताएंगे तो सवाल खत्म हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी साहबजादी साहिबा का बतौर पाकिस्तान की एक खातून के हम एहतराम करते हैं, सब खवातीन का हम एहतराम करते हैं। मैं तो खातून के पीछे इतने 2 अशरे से ज्यादा पॉलिटिक्स की है। अच्छा, अब जो सवाल है वो बुनियादी है, वो सवाल बुनियादी ये सवाल है कि ये ताल्लुकात किस नौइयत के हैं? क्या ये 2 दोस्तों के ताल्लुकात हैं, मोदी के, जंदाल के, नवाज शरीफ साहब के साथ? ये 2 वज़राए आज़म के आपस में ताल्लुकात हैं या इन ताल्लुकात के पीछे कुछ और भी? वो कहते हैं नहीं कोई बिजनेस है। बिजनेस क्या है? आपने पाकिस्तान में असासों में डिक्लेयर किया हुआ है जंदाल के साथ कोई बिजनेस? नहीं। आपने बताया हुआ है जंदाल के साथ आपका क्या बिजनेस है? नहीं बताया हुआ ना आपने। आपके बच्चों ने डिक्लेयर किया हुआ है जंदाल के साथ आपका क्या बिजनेस है पाकिस्तान में अपने असासों? आपकी साहबजादी एक पब्लिक फिगर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनका मुकदमे में बाकायदा बयान, उन्होंने बताया कि जंदाल के साथ हमारा बिजनेस क्या था। आपने पैनामा में बताया कि आपने क्या जंदाल के साथ बिजनेस डिक्लेयर, अगर कुछ नहीं डिक्लेयर किया हुआ तो ये तो डिक्लेयर कर दें आपकी गुफ्तगू क्या होती है। अगली गुफ्तगू में किसी को बिठाने में क्या हर्ज है? पाकिस्तान के जो जिम्मेदार लोग उनमें से किसी को बिठा लीजिए ना, अपनी मर्जी का आदमी बिठा लीजिए, हम नहीं सजेस्ट करते किसको बिठाइए। अब तीसरा, इनके जो खानदानी ताल्लुकात हैं वो क्या है, कब से हैं? प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले किसी ने नाम सुना है जंदाल का? नहीं। ना जाल, ना साजन, ना जंदाल, सरिया, ना जंगला, ताल्लुक ना कारोबार, राबता ना वास्ता, दोस्ती ना याराना। एक और सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान की सालमियत से यह ताल्लुक रखता है, पाकिस्तान की रियासत से यह ताल्लुक रखता है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द कितने मुमालिक हैं जिनके बॉर्डर हमारे साथ जुड़ते हैं? एक मुल्क है थोड़ा सा जुड़ता है, रूस। दूसरा मुल्क है काफी जुड़ता है, चीन। तीसरा मुल्क है काफी जुड़ता है, सबसे ज्यादा गालिबन यकीनन बल्कि अफगानिस्तान। एक और मुल्क है ईरान, हॉस्टाइल एलियन इंडिया, काफी जुड़ता है वो भी जी। और एक मुल्क है ईरान। इनमें से दोस्त कौन है? पहला दोस्त हमारा ईरान जी, तारीखी तौर पे जी। दूसरा दोस्त हमारा चाइना, तारीखी तौर पे। और तीसरा दोस्त हमारा अफगानिस्तान, तारीखी तौर पे। आजकल रूस से हमारा ताल्लुक खराब नहीं हुआ, नहीं। रूस के खिलाफ हमने लड़ने वाले भेजे थे, रिकॉर्ड पे है, चार्ली विल्सन वॉर। क्या हुआ कि एक नालायक हुकूमत, बड़े ही नायल लोग, बहुत बुरी हुकूमत, और उस हुकूमत का सरबराह था एक वजीर आजम, लेकिन सबसे बुरा कौन था नवाज शरीफ साहब के लिए, गुल्लू भट्टों के लिए? उसका सदर। ऐसा बुरा सदर था वो कि उसने जनरल मुशर्रफ वाले इख्तियारात उठा के पार्लियामेंट को दिए, बेख्तियार हो गया। बिल्कुल। अच्छा, जब वो सदर था ना, जो बेकार सदर था, जो बेकार हुकूमत थी, बुरी हुकूमत थी, सारे लोग उसके बड़े बुरे थे, तो एक पिक्चर है वो बोलती है खुद, मेरे बोलने की बजाय दिखा देते। पिक्चर देख लीजिए, दिखाइएगा जी पिक्चर। हमारा एक हाथ ईरान के हाथ में था, बिल्कुल। हमारा एक हाथ अफगानिस्तान के हाथ में था। ये बुरा चला गया, बुरी हुकूमत चली गई, बुरे लोग बाहर निकल गए इक़्तिदार से, और ठीक हुआ वोट में इनको बाहर निकाला गया, इसलिए कि इस तरह के काम पाकिस्तान के लिए तो अच्छे नहीं है ना जी। बिल्कुल। अब क्या होता है? अब ये होता है कि ईरान जैसा दोस्त, ये हिस्ट्री है जो मैं कहने लगा हूं, पाकिस्तान के यंग लोगों को मैं बताने लगा हूं, पाकिस्तान के तारीख के और कानून के और रियासत और सियासत के तालिब इल्मों को मैं बताने लगा हूं कि 2 मुल्क दुनिया के ऐसे थे जिन्होंने 1965 की जंग में हमारे लिए अपने हवाई अड्डे, हमारे लिए अपने वसाइल, उनके दरवाजे खोल दिए। एक मिस्र था, कोई ताल्लुकात हैं? आज कोई जानता है मिस्र क्या मुल्क है पाकिस्तान के साथ, उसका क्या ताल्लुक है? दूसरा ईरान था, कोई ताल्लुकात हैं? आज कोई जानता है कि ईरान कौन सा मुल्क था, क्या उसकी हमारे साथ ताल्लुक था?
اور ہم نے کیا کیا اور انہوں نے, بلکہ 65 کی جنگ میں انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے, اس کے بعد ہم نے بھی کیا. ایک دفعہ جب فوج بھیجنے کی بات ہوئی تھی تو ہمارے لوگوں نے انکار کیا تھا کہ اس کے خلاف ہم فوج نہیں بھیجیں گے. دوسری دفعہ پھر یمن کے حوالے سے بھی انکار کیا گیا, اس کا پھر پاکستان سے بدلہ لیا جاتا ہے. اندر بیٹھے ہوئے جو ایجنٹ ہیں وہ بدلہ لیتے ہیں, مجھے کسی مسلم ملک سے کوئی گلہ نہیں ہے. آج وہ ایران کہتا ہے کہ اگر میرے خلاف گڑبڑ بند نہ ہوئی تو پھر میں یہ کروں گا, اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی مسلم ملک سے. آج وہ کہاں کھڑے ہیں جی, وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آج دبئی کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ جو دبئی کا حکمران جس نے دنیا کا پہلے ملک کا دورہ کیا جب انڈیا کی کرنسی وہاں چلتی تھی اس علاقے میں, وہ تھا شہید بھٹو کے زمانے میں پاکستان. اور ہمارے پاس ٹھہرانے کی جگہ ہی کوئی نہیں تھی. انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ہم نے ان کو صدر میں ٹھہرایا اور وہ ہمارے دوست ہوئے, اور وہ اتنے دوست ہوئے, وہ اتنے سجن ہوئے, یہ اصلی سجن ہوتے ہیں کہ دبئی سے پاکستان میں پیسہ آیا, پہلی دفعہ پاسپورٹ دیا گیا, پہلی دفعہ پیٹرو ڈالر پاکستان میں آئے, کچے مکانوں کی جگہ پکے مکان بننا شروع ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ سعودی عرب کیا تھا؟ سعودی عرب, میرے ایک بزرگ تھے, وہ سینیٹر بھی رہے, سی ڈی اے کے چیئرمین بھی تھے, وہ سینیٹر حیات صاحب, بریگیڈیئر تھے, وہ ہمارے پہلے ایمبیسڈر تھے سعودی عرب میں. میں چاہوں گی آپ پوری بتائیں, تفصیل سے بتائیں یہ ساری بات, کیونکہ بریک آ رہی ہے, اگر بریک آگے بیچ میں اور پھر بات آتی رہے گی تو مزہ نہیں آئے گا. ناظرین فی الحال وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک میں, ہمارے ساتھ ہی رہے گا, اسٹے ود اس. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے
लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पे लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन एमानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। इख्तिलाफी नोट में आपको खुशामदीद। जी बाबर साहब, आप एक वाकया सुना रहे थे। मैं वाकया ये सुना रहा था कि ब्रिगेडियर हयात साहब उनके ज़माने में जब वो वहाँ पे एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, तो ये वो दौर था जब अभी पेट्रो डॉलर का अरूज नहीं आया था। तो पाकिस्तान में बाकायदा हज के वफद, जिस तरह हमारा आज वफद आजकल सरकारी जाता है, वहाँ से आया करते थे। यहाँ जो ऐसे लोग जिनके पास अल्लाह का दिया होता था उनसे वो मिला करते थे। हाजियों की खिदमत के लिए लोग फिर उनको उसमें अपना शेयर, पाकिस्तान का हज में शेयर होता था, पाकिस्तान के लोगों का हज में शेयर जाता था। आज सऊदी अरब कहाँ खड़ा है? हमारा टेस्टेड ट्राइड दोस्त, बिल्कुल, आज वो सऊदी अरब कहाँ खड़ा है? आज आपने देखा है, वो वायरल हुई है नेट पे कि मोदी सऊदी अरब के बादशाह सलामत के घुटने छू के बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम करके वो उनको मिल रहा है जी। और हम कहाँ खड़े हैं जी? हमने
अपने जनरल साहब भी वहाँ भेजे हुए हैं, इसके बावजूद आप देख लें जो इलाकाई सूरत हाल है, हिकायक पे, मोहब्बत पे सिर्फ नहीं ना, हिकायक पे, ये जो रियासतों के ताल्लुकात होते हैं इनमें मोहब्बत नहीं होती, इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, मेरा मुफाद इसका मुफाद, उसका मुफाद उसका मुफाद, ये चलता है। लेकिन आज ईरान, आज अफगानिस्तान, आज दुबई, आज स्वाय कतर के एक शहजादे के जो परिंदे मारने आया खत के साथ, और हमारे इंसाफ को धोखा देने के लिए एक खत भी उनका पेश हो गया, उसके अलावा फिर क्या ताल्लुक हमारा किसी के साथ रह गया है? यानी एक आदमी है जिसके कारोबार के लिए सारे ताल्लुकात हमने कुर्बान कर दिए, सारे ममालिक हमने पीछे छोड़ दिए, सारी दोस्तियां हमारी हवा में उड़ गई, एक आदमी के लिए, एक खानदान के मजीद पैसे बनाने के लिए, 500 नस्लों के बनाने के बाद अगली उनकी 500 नस्लों के लिए पैसे बनाने के बजाय कोई थोड़ा सा कौम के साथ बंदा मेहरबानी कर देता है। और मैं आखिरी बात इस पर यह कहना चाहता हूं कि ये जो कलभूषण वाला केस है, मुझे डर क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि क्या पाकिस्तान ने डॉलरों के अंबार खर्च करने के बावजूद अपने डैमों के केस नहीं आ रहे, अपने पानी का केस नहीं आ रहा, बिल्कुल अपने वो मुकदमात, मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान के, मैं लॉ मिनिस्टर था, मैंने लिस्ट निकाली और अब भी वो लिस्ट मेरे पास है, पाकिस्तान के वो मुकदमात जिस पे डॉलरों के अंबार कौम की जेब में से काट के हमने खर्च किए और बड़े बड़े फॉरेन के वकील भी खड़े हुए और आखिर में हमें पता लगा कि हम तो एक छोटी सी मुसालती मुकदमा भी नहीं कभी जीत सके। ये मुकदमा हारा नहीं जा सकता, इसको हर हालत में जीतना पड़ेगा। ये मुकदमा हारा नहीं जा सकता और बात है, लेकिन इस मुकदमे में हार खुदा न खास्ता, खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक, में लफ्ज काटता हूं पूरी सारी जगह से, लेकिन इसके बावजूद अगर मुकदमा लड़ा जाए ना तो फिर हारा नहीं जा सकता। और अगर शिकस्त खुर्दा मिजाज के साथ, मैं मिजाज का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, मैं कोई डील नहीं कह रहा इसको, मैं कोई सौदेबाजी नहीं इसको कह रहा, मैं इसको कोई पसे पर्दा कान वाली फूक नहीं बता रहा, लेकिन अगर मुकदमा लड़ाई ना जाए, उसको सीरियस ना लिया जाए। आज आपको पता है, एक तरफ जहां ईरान और अफगानिस्तान का सदर और भारत का वजीर आजम हाथ पे हाथ रख के खड़े हैं जी, वहां आज पाकिस्तान को पहली दफा दुनिया की तारीख में पहली दफा नोटिस आ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि 15 तारीख को आप आ जाइएगा। इस तरह यूं भाग रही है ये आलमी अदालत इंसाफ, इसको कश्मीर नजर नहीं आया, इसको मिंडानाओ नजर नहीं आया, इसको एरिट्रिया नजर नहीं आया, इसको अफगानिस्तान नजर नहीं आया, इसको सीरिया नजर नहीं आया, इसको इराक नजर नहीं आया, इसको कलभूषण नजर आया। क्यों? भारत को किसने उम्मीदें दिला रखी हैं कि आप जाइए तो सही, और वो गए और फौरन नोटिस हो गया। मुझे कोई नोटिस बता दीजिए, ये वो तस्वीर थी अभी चला रहे थे, जरा वापस लाइए कि जी तस्वीर कौम को दिखाने के काबिल है। अब देखिए, दरमियान में किसी वक्त पाकिस्तान खड़ा था, एक तरफ ईरान खड़ा था, एक तरफ अफगानिस्तान खड़ा था, आज दरमियान में ईरान खड़ा है, एक तरफ भारत खड़ा है, एक तरफ अफगानिस्तान। अच्छी हुकूमत है ना, नेक, साले, पारसा, इबादत गुजार, माफी मांग के बार कभी नहीं भागे, डरते भी कोई नहीं है किसी से, करप्शन ही नहीं करते। और ये बुरा आदमी देख लीजिए जरा जी, ये बुरी हुकूमत देख लीजिएगा, ये बुरा निज़ाम देख लीजिएगा। मुसलमान किस हैसियत में थे और आज फिर वो तस्वीर दिखाइए जरा, कौम को मैं याद कराना चाहता हूँ आज किस हैसियत में चले गए। लेकिन मैं अब एक और केस का कंपैरिजन करना, एक कौम की बेटी, बिल्कुल एक केस है कलभूषण का, बिल्कुल ऐसे भारत चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। एक केस है नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की बेटी का, नवाज शरीफ ने कहा मेरी बहन का। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इरशाद फरमाया पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है आफिया को वापस लाना। मैं हुकूमत में आया तो जिस तरह उन्होंने कहा था ना, मैं हुकूमत में आया 90 की कीमतें वापस लेके आऊंगा, मैं हुकूमत में आया तो सारा का सारा माल बाहर से वापस लेके, मैं पेट फाड़ के वापस लेके आऊंगा, उसी तरह उन्होंने कहा था मैं आफिया सिद्दीकी को वापस लेकर आऊंगा। सवाल हैं दो छोटे से, एक मैंने कल उठाया था, दोहरा देता हूं, आई एम गिल्टी फॉर रेपिटेशन, सॉरी फॉर दैट ऑडियंस। आफिया सिद्दीकी का केस कल मैंने कहा था क्यों नहीं जाता आलमी अदालत इंसाफ में, आज मैं कहता हूं क्या नवाज शरीफ साहब, फ़र्क मैं बता देता हूं दोनों केसों का, आप ये केस लेके जाएंगे, मैं फ़र्क बता देता हूं नवाज शरीफ साहब की सहूलत के लिए, गवर्नमेंट की सहूलत के लिए, पाकिस्तान की काबीना की सहूलत के लिए मैं फ़र्क बताता हूं। फ़र्क ये है कि वो एक वॉरियर, फौजी,
जासूसी करते हुए पकड़ा गया, बिल्कुल, जिसकी सजा मौत है। ये खातून अगवा हुई, माना हुआ मुकदमा है। अमन के जमाने में अमेरिका से हमारी कौन सी जंग चल रही थी? अमन के जमाने में उठाई गई खातून, बच्चों वाली, बिल्कुल, किसी की बच्ची। इसका मुकदमा तो ज्यादा मजबूत है ना। नवाज शरीफ साहब 15 तारीख को जब जाएंगे तो क्या उनके मुकदमे की फाइल के साथ आफिया सिद्दीकी का मुकदमा भी होगा? बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में जाने का तो मौका मिल गया ना आपको। बिल्कुल, आपको मिसाल भी मिल गई। अमेरिका क्या पता कहे भारत ने जाके ठीक किया है, क्या पता कहे भारत ने जाके गलत किया है। अगर कहा गलत किया है तो आफिया सिद्दीकी के केस पे असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वो जंग के जमाने में हमारे साथ डिक्लेयर्ड, आपने रियासत के तौर पे कहा हुआ है कि हम जंग के मैदान में खड़े हैं और हमारे 70,000 शहरी शहीद होने के बावजूद दुनिया इस जंग को जंग नहीं मानेगी। जंग के जमाने में फौजी पकड़ा गया, कमांडर पकड़ा गया, कोई कांस्टेबल ऐसे ही हमने LOC क्रॉस करके आ गया था, एक घबराया हुआ फौजी, मेरे ख्याल में वापस कर दिया हमने। ये वो वाला फौजी नहीं है। और आखिरी बात ये है, मैं इस बात से लाताल्लुक नहीं रह सकता, बैसियत शहरी, बैसियत वकील, बैसियत पाकिस्तानी। मैं आज एक नवाज शरीफ साहब को ऑफर करता हूं। अच्छा, आप ऑफर कर रहे हैं? मैं उनको एक ऑफर करता हूं जी। ये पाकिस्तान के अवाम की तरफ से ऑफर है, ये पाकिस्तान के वकीलों की तरफ से ऑफर है, ये पाकिस्तान के शहरियों की तरफ से ऑफर है। ऑफर क्या है? देखिए, आप इतने पैसे खर्च करेंगे, अंग्रेजी बोलनी है ना वहां, पेश जिसने भी होना है उसने पाकिस्तान का ब्रीफ जो तैयार करके दिया जाएगा वही पेश करना है ना अंग्रेजी में। मैं आपको ये ऑफर करता हूं, ये फौजदारी मुकदमा है, ये भी मैं कह देता हूं जी। फौजदारी मुकदमा मीन्स इट्स अ क्रिमिनल केस जी, ठीक है। सारा कुछ नेट पे पड़ा हुआ है आपका मुकदमा जी। क्या ये मुकदमा पाकिस्तान हार सकता है? नहीं हार सकता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस तरह के मामलात में जो बायलैटरल्स में आते हो, यानी दो मुल्कों के बामी तनाज़ात हैं, उनमें मुदाखलत कर सकता? नहीं कर सकता। तो फिर जो उन्होंने मारे हुए हमारे, वो मुकदमा भी कश्मीर का भी लेके जाइए ना। बिल्कुल, फिर तो कश्मीर के अवाम का मुकदमा कश्मीरी वज़ीर आज़म, कश्मीरी हुकूमत, कश्मीरी काबीना लेके जाएगी ना। पाकिस्तान में जो इस वक्त वसाइल, सरकार, दरबार, संघासन पे बैठे हुए हैं, काबिज भी हैं, वो लेके जाएं। मैं ऑफर ये करता हूं जनाब कि 4 फौजदारी पाकिस्तान के मारूफ वकील, मैंने बात की है, मेरे साथ तैयार हैं। ठीक। वो कहते हैं हम तुम्हें असिस्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूं आप आगे खड़े हो जाइएगा, नो प्रॉब्लम, हम कोई फीस नहीं लेंगे हुकूमत पाकिस्तान का मुकदमा है। और पाकिस्तान का मुकदमा कलभूषण वाला, उसमें हम मुफ्त मुआवनत करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 2 काम करने पड़ेंगे हुकूमत को, अपनी एम्बेसी से कहे हमें थोड़ी सी मालूमात और मुआवनत दे दे, और हुकूमत ब्रीफ पकड़ाए, साथ अपने वकील भेजे, रूल आउट करे। नहीं है तो पाकिस्तान बार काउंसिल से बात करे, नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से बात करे, नहीं है तो लीगल फ्री एड कमेटी और बार एसोसिएशन में उनसे बात करे। अगर किसी का चेहरा मेरी तरह उनको पसंद ना आए तो वो अपनी मर्जी का चेहरा खड़ा करे, लेकिन ये मुकदमा पाकिस्तान नहीं हारेगा अगर ये मुकदमा लड़ेगा। पाकिस्तान का मुकदमा लेने के लिए तैयार है बाबर साहब। इख्तिलाफी नोट में हुआ फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त, हमारे साथ ही रहिएगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार
होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना खत्म ना हुआ तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मैं 1.5 साल में बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा। तो 2 साल में बिजली के घेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जी बाबर साहब, वैसे ये 30 दिन से शुरू हुए थे और 2017 चल रहा है, और अब क्या नाम रखें? हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा ते नहीं हूँ, पाकिस्तान की पूरी आवाम कह रही है। और इनका नाम शहबाज शरीफ है या लोड शेडिंग शरीफ है या अंधेरा शरीफ है या गर्मी शरीफ है, ये मुझे मालूम नहीं। उन्होंने नाम खुद बदलना था, इसलिए उनकी अपनी चॉइस है। मुझे याद है कि पाकिस्तानी कौम का नाम है गैरतमंद, बिल्कुल, और ये वफा करने वाले लोग हैं। इस वक्त एक काम हो रहा है, मैं एक कमेंट शॉर्ट सा करना चाहता हूं कि धमकी दी गई है सरकारी तौर पे आज सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया पहला शिकार नहीं है, उससे पहले एंकरों को दी जा चुकी हैं। हम तो अपनी बातें बताते ही नहीं, रोना नहीं कभी रोया, आदत नहीं है। और सबको धमकियां दी जा रही हैं और कहते हैं कि जी जो प्रोपेगेंडा करने वाली साइट्स हैं ना, उनके पीछे हम लगे, उनको पकड़ लेंगे। इस गार्ब में वो सोशल मीडिया पे हाथ डालना चाहती है गवर्नमेंट। मैं उनको बताना चाहता हूं, प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा इस पार्टी में सबसे ज्यादा लीडर जिस पार्टी में जिन्होंने तकरीरें, और जिस गवर्नमेंट में जिन्होंने तकरीरें फौज के खिलाफ, आप फौज की बात करना चाहते हैं जिसने की, आप निकाल लीजिए रिकॉर्ड, आपको पता लग जाएगा, वो सारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा कहां से हुआ? दूसरा,
जो वादे इन्होंने किए थे ना जी, आज हर जगह लोग कहते हैं हाई लोड शेडिंग, बिल्कुल हर जगह लोग कहते हैं हाई शहबाज शरीफ, हर जगह लोग कहते हैं हाई गर्मी, हर जगह लोग कहते हैं हाई नवाज शरीफ, हर जगह लोग कहते हैं हाय महंगाई। रमजान शरीफ से पहले एक इनका रमजान होगा जब महंगाई आसमान पे होगी, एक यूरोप में होगा जब काफिर हमारे लिए पैकेजेस दे के सस्ता करेंगे सब कुछ। ना ये कभी डर के भागे हैं, ना इन्होंने कभी करप्शन किया है, लेकिन लोड शेडिंग तो इन्होंने हद कर दी है जी। बिल्कुल, बाकी बातें तो मान। मैं चाहूंगी आप सोशल मीडिया पे कमेंट कर दें, क्योंकि वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे आखिरी बात ये है कि जिस तरह सोशल मीडिया के बहादुर लोग उनको सलाम, वहां बैठे हुए बच्चे उनको सलाम, वहां बैठे हुए जवान उनको सलाम। सोशल मीडिया आप रहेंगे, जिंदाबाद, आप रहेंगे, आप जिंदाबाद। और मेरे ख्याल में आपने हम आपके साथ हैं जी। एक वो भी है जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू हमारे। अच्छा, दूसरा मैं अब आखिरी बात कर देता हूँ। सोशल मीडिया पे जो कुछ है वो अभी हम नहीं शुरू कर रहे, अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। वो ये है कि सोशल मीडिया के जरिए से एक मजदूर ने इस निज़ाम गुल्लू इज़म के और जमहूरी नाजी इज़म के नाम भेजा है, वो मजदूर की जुबान में सुने ज्यादा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, आम आदमी की जुबान में, मजदूर की जुबान में। जी सुनाइए। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं। जी एक पैगाम है हम सबकी तरफ से, वो ये है कि ये जो हजरत हैं ये हमसे राब्ता करें, हम इन्हें अपना मेहमान बनाना चाहते हैं और एक इनके साथ एक शो भी करना चाहते हैं। बाबर साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।